हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। ओके, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना हुआ था जिसमें डिस्कशन करा था लाइट से रिलेटेड 10th क्लास के लिए। और उस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट आएगा और उसमें बाकी का कवर अप करूँगा। तो अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो उससे पहले पहले वाला वीडियो देखिए, तो आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो भी 10th के स्टूडेंट के लिए था। मैं बता दूं कि लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या क्या कवर करा था। हम लोगों ने लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइट के नेचर को जाना था। इसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए थे। फिर इसके बाद जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन था बाई अ कॉनकेव मिरर, वो जाना था। ठीक है, तो और फर्स्ट सिचुएशन जानी थी कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड हो, एट इन्फिनिटी। तो आज हम लोग सेकेंड सिचुएशन जाने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट जब प्लेस हो तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो जहां पर पहला वीडियो खत्म हुआ था, फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था फर्स्ट चैप्टर का, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में अगर तो, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है। सो मैं लाइट चैप्टर की बात करूं तो उसका फर्स्ट पार्ट का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने सेकंड पार्ट को अच्छे से समझना है ना, तो फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में सेकेंड सिचुएशन देखने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर प्लेस्ड हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन प्लेस्ड हो। ठीक है, और किसके सामने प्लेस्ड हो उसकी अपन बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। और अगर हमने कॉनकेव मिरर लिया है तो इसका अपर सरफेस क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। और सिंपल सी बात है, इस मिरर की टोटल हाइट को, ये मैं बार बार नहीं बताने वाला, एक या दो बार के फिगर में बताऊंगा, टोटल हाइट को डिवाइड करने का काम कौन करेगा, पोल करेगा। अगर सपोज इसका टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये दो पार्ट्स में बट जाएगा, ऊपर 5 सेंटीमीटर और नीचे कितना निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और मिड पॉइंट क्या होगा, पोल। उससे सीधा हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, मेन एक्सेस ड्रॉ करते हैं, और अपनी मर्जी अनुसार क्या मानते हैं, फोकस, और उससे कुछ डिस्टेंस पर, कुछ नहीं, जितना फोकस का डिस्टेंस लिया होता है उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बिटवीन, मतलब ऑब्जेक्ट इस मिरर के नियर अबाउट है। ठीक है, ये मैं इसके कॉर्नर ले लेता हूं, M1 M2, हो सकता है आप बोलो क्यों नहीं लिया। ओके, सो नाउ नियर अबाउट है, मतलब इसके पास में ही है, दिख रहा है। इस बार इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बात पहले से क्लियर हो गई आपकी। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इस बार रियल बनाएंगे। रियल इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सिचुएशन पता है उस ऑब्जेक्ट की। और जब हमें ऑब्जेक्ट की सिचुएशन पता हो, तो हम फर्स्ट रे मेन एक्सेस के पैरेलल लेते हैं। किसके पैरेलल लेते हैं, मेन एक्सेस के पैरेलल। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैंने पहले बताया था कि अगर पैरेलल जाने वाली कोई भी रे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होके जाएगी, फोकस पॉइंट से होके जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर गई, फोकस पॉइंट से होकर गई। ठीक है, और जो दूसरी वाली रे है, हमको पता है कि ऐसे नहीं बनने वाला, थोड़ा सा पास में ले लेते हैं इसको। मेरे पास कोई स्केल नहीं है मेजर करने का, आपको फॉर्मेट समझना है। लेकिन जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। ये सिर्फ एक तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन है, आपके पास स्केल होगी तभी फिगर सही से बनेगा। मैं क्लास में भी अक्सर जब भी रे ऑप्टिक्स पढ़ाता हूँ तो ये डायलॉग बोलता हूँ कि ये ड्राइंग के फिगर नहीं है कि जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसा कॉपी में बन गया तो ठीक है, डन, ओके, फाइन, दिख तो वैसा ही रहा है ना, सेम सेम। लेकिन जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा ना, 1 मिनट में पहचान लेगा, 1 मिनट में कुछ सेकंड लगेंगे उसको कि क्या मिस्टेक है। तो ये आपके इसमें मैथ का यूज होता है। मैथ का यूज मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, पूरा इसको डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, पोल लो, मेन एक्सेस सीधा खींचो, फिर 2 सेंटीमीटर पे एफ लो, उसके बाद 2 सेंटीमीटर पे सी लो। भले मेरा ना 2 सेंटीमीटर पे दिख रहा हो क्योंकि मैंने स्केल नहीं लिया है, आपको लेना है और आपको मेजर करना है। ठीक है, और दूसरी रे कहां से लेके जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा हो, बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मन के अच्छे होते हैं, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, प्यारे प्यारे से बच्चे, आप सभी तो बच्चे ही हो। देखो इधर, तो 2 रेज ने आपस में इंटरसेक्ट करा, जहां पर 2 रेज ने आपस में इंटरसेक्ट करा वहीं पर क्या बना, इमेज। किसका इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना। ठीक है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और बातें बताने की जरूरत नहीं है, पहले वाले फिगर में बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे उसी पाथ पर वापस क्यों आती है, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा 90 का, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो उस सिचुएशन में इमेज कहां पर बनने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन बनने वाली है। अब मैं अगर इस इमेज के नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ इमेज की बात करूं, तो ये छोटे साइज का है, स्मॉल साइज का है। किससे, ऑब्जेक्ट से। उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। एक चीज और बता दूं, मैंने बताई नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इमेज के 2 टाइप होते हैं, एक तो रियल और एक नारियल। नारियल नहीं, वर्चुअल, ठीक है। तो एक रियल होगा और एक वर्चुअल इमेज है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। व्हेन अ 2 रेज इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ रियल फॉर्म, रियल इमेज बनेगा। और अगर वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मे बी एक रे रियल है और दूसरी वर्चुअल है, तब भी उस सिचुएशन में इमेज कैसे बनने वाली है, वर्चुअल इमेज बनने वाली है, आभासी। और अगर 2 रेज ने एक्चुअल में एक दूसरे को कट किया है तो कैसी इमेज बनने वाली है, वास्तविक। हिंदी में बोले तो ये उल्टी है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है और साथ में रियल है, क्योंकि 2 रेज ने आपस में एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करा है। तो ये सेकेंड सिचुएशन थी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी यहां तक हो गया ना, इधर तक, इसके बिटवीन हो, तब ये आपका इमेज फॉर्मेशन बनके तैयार होता है फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। आई थिंक अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतना कहां वेट करते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थर्ड सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन में। और बार बार याद दिलाता रहूंगा, किसके बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, कॉनकेव के बारे में पढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बेसिक। 10th में हो अभी, तो 12th में हो तो चलो इग्नोर करो, इग्नोर करना बनता भी है कि क्यों सर, क्यों पढ़े हम इमेज फॉर्मेशन, हम तो 12th में आगे बड़े हो गए बहुत ज्यादा, क्यों पढ़े इमेज फॉर्मेशन भाई, जरूरत ही नहीं है हमें पढ़ने की। लेकिन 10th में हो तो पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड सिचुएशन रहेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, बहुत सारे बच्चे इसको बना नहीं पाते हैं, लेकिन आप तो उन बच्चों में से हो नहीं कि जिसको बनाना ना आता हो। ठीक है, आप तो बना ही लोगे। क्या करना है, मिरर लेना है, नाम भी दे दो मिरर के कॉर्नर्स को, M1 M2 M फॉर मिरर। टोटल हाइट को डिवाइड करने का काम कौन करेगा, पोल करेगा। मेन एक्सेस ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे मेन एक्सेस ड्रॉ कर लो। मैं थोड़ी थोड़ी चीटिंग कर लेता हूं। ये फोर्स ले लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, साइड हो जाता हूं, दिख रहा होगा आपको। ये क्या ले लिया, फोर्स बोला मैंने शायद, फोकस पॉइंट ले लिया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, उसमें फोर्स आया था, इसलिए हो सकता है आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्स नहीं, फोकस पॉइंट हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर में अगर यहां से लिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर पे रहेगा। कहां से, एप से, पोल से। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस ले तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। बट यहां पर तो 4 नहीं, यहां पे तो ज्यादा होगी, आपको माननी है बस ऐसे। हाँ, तो चलिए थर्ड पॉइंट क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट हो ना, अगर फिगर सही से बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, अब बाकी आपको फॉलो नहीं करना है तो मत करो, सही से बनेगा ही नहीं, तो ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो जो इमेज का हाइट लेना है ना, वो 1.5 सेंटीमीटर लेना है ऑलवेज। कितना हाइट लेना है, 1.5 सेंटीमीटर। इमेज का नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट लेना है। किसका हाइट लेना है, ऑब्जेक्ट का हाइट 1.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की सिचुएशन पता है, तो पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है, अब दूसरी रे जाने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम कहां से लेके जाएंगे, इसको भी फोकस से लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी अपन कहां से लेके गए, फोकस से लेके गए। ओके, अगर एंगल के साथ आ रही है तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर ये पैरेलल जा रही है तो एंगल के साथ आएगी। ठीक है, तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल होगी और यहां से होगी गई, जहां पे इंटरसेक्ट करा वहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया, आई डेस। बेटा इसमें प्रॉब्लम कहां पर होती है, ये डिस्टेंस भी कितनी लेना, 2 सेंटीमीटर लेना, तभी बन के तैयार होगा। जब इसको कितना ले रहे होगे, 1.5 सेंटीमीटर ले रहे हो। अगर इसको 3 लिया है तो इसको कितना लेना है, 2 ले लेना। मतलब 2 क्या, इसमें अगर थोड़ा बढ़ाया है तो इसमें भी उसी रेशियो से बढ़ाना है। ठीक है, इस डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ अगर बढ़ाई है तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी बढ़ा देना, ये इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, जब कहां पर ऑब्जेक्ट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और सिचुएशन इसलिए ऐसी होती है क्योंकि जब आपसे नेचर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नेचर ऑफ इमेज की बात की जाती है। तो अगर मैं नेचर ऑफ इमेज की बात करूं तो सेम साइज का बनता है। कैसा बनता है, सेम साइज का। और कैसा बनता है, रियल बनता है। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। अच्छा, बच्चा गलती कहां करता है, अगर इसकी हाइट कम ज्यादा ले लेता है तो कभी उसका आगे बनता है, कभी उसका पीछे बन जाता है, कभी इमेज कैसा बन जाता है, छोटा बन जाता है, एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं बनता है। ठीक है, तो 1-2 बार तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये चीज आप इजिली समझ लो इसको।
प्रैक्टिस क्या करना है, थोड़ी सी चीटिंग कर लो, यही वाला कॉन्सेप्ट चुरा लो, कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर, इसकी क्या ले लो, हाइट ले लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लो, 2 सेंटीमीटर का ले लो, और आपका फिगर बन के तैयार हो जाएगा। आई थिंक आप थर्ड सिचुएशन समझ चुके हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो उस सिचुएशन के लिए इमेज फॉर्मेशन ये बन के तैयार होगा। मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ में आता है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ये ड्राइंग के फिगर नहीं है, ये इसमें मैथ का यूज होता है। जो हमने पहले किया है वो आपने भी पहले करना है, जो हमने बाद में किया वो आपने भी बाद में करना है। पहले हम लोग ने क्या लिया था, मैंने लिया था, क्या लिया था, मिरर लिया था, फिर क्या लिया था, पोल लिया था, फिर मेन एक्सेस ड्रॉ करा था, फिर पॉइंट एफ माना था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर माना हुआ था, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, फिर ऑब्जेक्ट के बाद रे को लेके गए थे, पहली रे को, और कहां से लेके गए थे, फोकस से, फिर दूसरी रे को लेके गए, कहां से लेके गए, फोकस से, और ये इसको इंटरसेक्ट करा, फिर क्या बना, इमेज। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के नीचे सेम हाइट का इमेज ले लिया, फिर ये वाली जो डिस्टेंसेस है ना इनको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट में एग्जामिनर पकड़ लेगा गलती कहां पर है। और ये वाला ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में, मैं तो भूल गया 10th में हो तुम लोग, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो मे बी अकॉर्डिंग टू मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट सिचुएशन है और ये जो थर्ड सिचुएशन है और जो 6th सिचुएशन पढ़ने वाले हो इमेज फॉर्मेशन की, वो ज्यादातर एग्जाम में आती है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो थर्ड सिचुएशन आप जान चुके हो इमेज फॉर्मेशन की। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ सिचुएशन की। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, फोर्थ सिचुएशन की, ठीक है। तो फोर्थ सिचुएशन में जल्दी जल्दी देख लो, अब स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, ठीक है। क्या बना लो, वही आपका सिंपल सा क्या रहेगा, मिरर लो, मिरर के ये कॉर्नर ले लो M1 और M2, इसका पोल ले लो, मेन एक्सेस ड्रॉ कर दो, 2 सेंटीमीटर पे F ले लो, और F के बाद 2 सेंटीमीटर पे क्या ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं 1.5 लो। ऑब्जेक्ट की सिचुएशन पता है, तो पहली रे मेन एक्सेस के पैरेलल और किससे होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। और दूसरी रे जाने का रास्ता भी कहां से मिलेगा, फोकस से मिलेगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यहां पर आकर। अब थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई। सिचुएशन क्या बदल गई कि जो इमेज अब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और रियल बन रहा है। 2 रेज ने एक दूसरे को रियल में कट करा है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। तो ये इसका नेचर हो गया, इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आगे बढ़ते हैं। बीच में पसीना वसीना पूछने की जरूरत है नहीं हमको अभी हाल फिलहाल, क्योंकि वीडियो को खत्म करना है। चारों सिचुएशन, आई थिंक इसकी 6 कंडीशन है, तो 6 कंडीशन सारी खत्म करनी है हमको, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट था। अब हम लोग बात करें किसके बारे में, फिफ्थ पॉइंट के बारे में। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट आराम से, ओके। बाद में इसको समझते रहना, हटाएं इसको, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, होशियार बच्चों तुम लोग। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ कंडीशन की। किसकी बात करेंगे, फिफ्थ कंडीशन की बात करेंगे। फिफ्थ कंडीशन में क्या होगी हेडिंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ये फिफ्थ कंडीशन है। जल्दी देख लो यार, मैं ये सोच रहा हूं कि वीडियो का जो लेंथ है ना वो कम रहे और चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएं, ठीक है। मैंने पहली दूसरी सिचुएशन में टाइम लगाया था, अब तुम्हारे दिमाग में सीधा सीधा ये चीजें जा पा रही होंगी। टोटल हाइट को डिवाइड करो तो क्या मिला, पोल। ड्रॉ क्या करो, मेन एक्सेस, और क्या लो, फोकस, और क्या लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस्ड करो, फोकस पे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी रहता है, बच्चे लर्न करते हैं 12th में। अभी तुम 10th में हो तो तुम्हारे लिए पूरा रे डायग्राम आएगा एग्जाम में, तो सब कुछ पता होना चाहिए। ये रे मेन एक्सेस के पैरेलल जाएगी और किससे होकर आएगी, फोकस से, ठीक है। हमेशा पहली रे मेन एक्सेस के पैरेलल किससे होकर आएगी, फोकस से। और दूसरी रे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कई सारे रास्ते हैं। पहला तो यही है कि इसको हम कहां से लेके जाएं, पोल से लेके जाएं, तब भी इसके पैरेलल आएगी। या फिर हम कुछ इस तरह से स्केल रखें, यहां पे इस चीज को ध्यान से समझना। या फिर हम कुछ इस तरह से स्केल रखें कि वो स्केल इस पॉइंट को भी टच करे, मतलब मिरर को भी टच करे, और किसको टच करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी टच करे, ठीक है। और सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो मतलब इसके लिए यहां टच करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो तिरछा बनेगा, पता नहीं चलेगा पीछे आने पे कहां से जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लो।
पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल फोकस से होके निकल गई, दूसरी रे ले जाने के लिए हमें कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी तक तो हमें क्या मिल रहा था, फोकस मिल जा रहा था दूसरी रे ले जाने के लिए। अब क्या हुआ कि अब वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, इस रे को ऐसे लेके जाना है 90 एंगल पे, इस पे इमिट कराना है, 90 एंगल पे इमिट कराना है। तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, और रिवर्स करने के बाद ये जाएगी कहां से, ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप लोगों ने देखा कि इस सिचुएशन में रे गई भी और वापस भी आई और यहां से होके निकल गई। दोनों रेज एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये रेज हैं पैरेलल हैं, कहीं ना कहीं जाके इनकी इंटेंसिटी कम होगी, और इंटेंसिटी कम होगी तो एक दूसरे में मिलेंगी। ये लाइंस नहीं है, मैथ में पढ़ाया जाता है कि टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइंस, लेकिन रेज कर सकती हैं, कहीं ना कहीं जाके उनकी इंटेंसिटी कम होगी और वो मिलेंगी एक दूसरे से, ठीक है। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगा, इमेज, और इमेज कैसे बनेगा, नीचे बनेगा। तो सिंपल सी बात है, कैसा बनने वाला है, रियल बनने वाला है, इन्वर्टेड बनने वाला है, और ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा बनने वाला है। तो एक चीज रियलाइज हो रही है क्या प्रैक्टिकली, अब जैसे जैसे मिरर के पास बढ़ते चले जा रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर के पास लाते चले जा रहे हैं, इमेज उतना बड़ा होता चला जा रहा है, मैग्नीफाई होता चला जा रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये रही आपकी 5th कंडीशन। अब हम सीधा चलते हैं 6th कंडीशन पे, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 6th कंडीशन, ठीक है। सीधा चलते हैं किस पे, 6th कंडीशन पे, जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। ओके, मुझे चिंता टाइम की भी है बीच बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट, जल्दी देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पर रखा हो, प्लेस्ड एट, सॉरी एट नहीं, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोकस पॉइंट एंड पोल। तो किसके सामने रखा है ऑब्जेक्ट, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, कौन सा मिरर है, अब तो ये इससे तो दोस्ती हो गई होगी, कॉनकेव मिरर। अपर सरफेस कैसा होता है इसका, पॉलिश होता है सर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया। इससे सीधा क्या ड्रॉ करोगे, मेन एक्सेस, ये क्या मिलेगा, फोकस पॉइंट, ये क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, फोकस और पोल के बिटवीन, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ डैश। तो पहली रे मेन एक्सेस के पैरेलल, हमेशा ऑलवेज पैरेलल, कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ये सीधी निकल गई, ठीक है। अब दूसरी रे को कहां से लेके जाएं, सिंपल सी बात, मैंने बताया कि कितने एंगल पे इमिट करना है, 90 एंगल पे, लेकिन ध्यान रखना स्केल किसको भी टच करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी टच करे। ये चीटिंग वाला पॉइंट है, इससे एग्जैक्ट बनता है फिगर। आप इस पे लेके जाओ ऐसे 90 एंगल, मैंने अंदाज में ले लिया, और ये किससे होकर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये रे यहां आने पर एक दूसरे से दूर हट रही है। तो ये जितना दूर जाएंगी, मतलब जितना दूर तक जाएंगी उतना ही दूर हटेंगी एक दूसरे से। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस साइड इमेज बनने से रहा, तो इमेज अब किस साइड बना सकते हैं, उस साइड। लेकिन उस साइड ऐसे थोड़ी ना बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज बना सकते हैं उस साइड। तो इन दोनों रेज को वर्चुअली पीछे बढ़ाया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो इमेज भी कैसा बना, वर्चुअल बना, आई डेस। तो इस सिचुएशन में इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ठीक है, और मिरर के पीछे बन रहा है। तो ये 6th कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। मैं 10th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब कई सारे बच्चों के माइंड में ये प्रश्न होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने बताया था कि ये वाला सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, तो ये फिर पीछे कैसे चली गई। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कभी भी पूरी तरह से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मतलब आप समझ लो इस चीज को कि अगर इस रे 100 जूल परसेंट की एनर्जी से आ रही होगी, परसेंट की बात कर रहा हूं, परसेंट नॉर्मल बना देता हूं, नहीं तो कमेंट करोगे सर नॉर्मल नहीं बनाया आपने। अगर ये परसेंट की एनर्जी के साथ आ रही होगी, तो इसका जो एनर्जी का परसेंटेज रिफ्लेक्ट होगा ना, वो 80% रिफ्लेक्ट होगा। बाकी का जो 20% रहता है ना, ये सरफेस ऑब्जॉर्व करता है, तभी तो सरफेस हीटेड होता है ना। आप मिरर को धूप में लेके जाते हो तो मिरर पे रेज पड़ती हैं, मिरर कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ रेज को, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। पूरी तरह से अगर रिफ्लेक्ट कर देगा ना, तो मिरर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला, हीटअप होने ही वाला नहीं। तो बात समझ में आई ना, भेजे में गई ना ये बात। तो पूरी तरह से कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो बाकी का जो 20% पार्ट बचा हुआ था ना, तो वो वर्चुअली हमने निकाल दिया इधर को, ऐसे इसी रे का। तो 80% इधर चला गया, 20% यही वो 20% है कि अगर हमारी बात यहां ना बनी तो हम जबरदस्ती यहां पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये 6 कंडीशन थी जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ओके। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है
तो आप वेट करिए, मे बी मैं ट्राई करूंगा कि अल्टरनेट वीडियो अपलोड होते रहे और आपका पूरा सिलेबस अगर सब कुछ सही रहा तो 2 या 3 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा साइंस का, ये मेरा वादा है। ओके ठीक है, तो चलिए यहां पे खत्म करते हैं वीडियो को। एंड अगर आखिरी तक वीडियो देखते हुए आए हुए हो तो यहां तक आते आते आपका धन्यवाद तो बनता ही है। थैंक यू सो मच एंड ओके फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो वीडियो किस पे बेस्ड रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और साथ में मिरर फॉर्मूला, साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा क्या, मैग्निफिकेशन पावर, और साथ में क्या रहने वाला है, और क्या रहेगा, साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।